इवनिंग इंडिया। चलिए कार्यक्रम के इस पड़ाव में बातचीत करते हैं इनकम टैक्स यानी आयकर पर, और इस विषय पर जानकारी के साथ स्वागत करना चाहेंगे केशव जैन जी का। आप एक एडवोकेट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन साहब। और साथ ही हमारे साथ राजेश्वर पेन्युली जी हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका भी स्वागत है। राजेश्वर जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करना चाहेंगे, ये बताइए 3 क्वार्टर इस वित्त वर्ष के पूरे होने चले हैं और 1 क्वार्टर शेष रह गया, 31 मार्च 2015 को खत्म होगा। तो इस समय इनकम टैक्स विभाग से कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंसीज आती हैं यूजुअली एसएससी को? अभी तो 2 टाइप की कॉरेस्पॉन्डेंस आती हैं। एक तो जो हमारा पुराना वित्तीय वर्ष है 11-12 फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 11-12 असेसमेंट ईयर 12-13 जो भी बोलते हैं, उससे जो रिलेटेड स्कूटनी केसेस चल रहे हैं। स्कूटनी केसेस में कहते हैं जहाँ डिटेल स्कूटनी इनकम टैक्स करता है। एक तो आज की डेट में वो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। दूसरा जो हमने फाइनेंशियल ईयर 12-13 और जो फाइनेंशियल ईयर 13-14 इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 13-14 की जो हमने अब रिटर्नें भरी हैं, जो उनके से रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस आनी है, जिनकी रिटर्नें चली गई हैं उनकी इंटीमेशन आनी शुरू हो गई हैं, खास करके इंडिविजुअल के केसेस में कि आपकी रिटर्न मिल गई हैं या आपकी रिटर्न में ये डिफेक्ट है या आपकी रिटर्न में आपने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। और कुछ केसेस में ये भी हो रहा है कि आपने रिटर्न अभी तक क्यों नहीं फाइल किया। अगर आपने देखा हो तो अरुण जेटली जी का भी आया था कि हम उन टैक्स पेयरों के पीछे हैं जिन्होंने पैन नंबर तो ले लिया है लेकिन रिटर्न नहीं फाइल किए, तो वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट होना शुरू हुआ है जिसमें वो सब आ रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें आने लगी हैं क्योंकि टैक्स रिकवरी का भी काफ़ी प्रेशर रहता है, तो जो टैक्स डिफ़ॉल्ट है या गवर्नमेंट के साथ जो टैक्स रिकवरीज हैं, जो डिमांड हैं, उनकी भी आज की डेट में नोटिस कंटिन्यूसली आ रही हैं, जिसमें ये कहा जाता है बार बार कि आप जो आपने टैक्स जमा नहीं किया तो हम आपका ये टैक्स, एक सेक्शन 245 होता है उसमें आपका ये टैक्स इंटीमेशन दी जाती है कि आपका ये टैक्स हम एडजस्ट करने जा रहे हैं कि आपके पास इतनी रिकवरी जो अगेंस्ट रिफंड, जो आपने कहा कि हमने रिफंड लेना है जी, उन्होंने कहा हमने आपके यहाँ एडजस्ट कर दिया। जी केशव जी, आपसे जानना चाहेंगे, तो जैसा हमने समझा, एक तो 143(1) सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का है जहां पर नोटिस नहीं कहते, हम कहते हैं इंटीमेशन आएगा। अगर वो इंटीमेशन आ जाए कई बार तो उसी से घबराहट होती है, तो उसमें क्या करना है? नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपने एक दफ़ा अपनी रिटर्न दाखिल कर दी तो वो रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होकर के अगर वो ठीक है तो उसकी एक इंटीमेशन निकलेगी और उसमें ये बताया जाएगा कि आपकी इनकम एक्स थी, आपने टैक्स वाई दिया था और आपकी तरफ कोई डिमांड नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से आपकी जो इनकम है वो एक्स जो आपने दिखाई थी वो ठीक नहीं लग रही, क्योंकि एक फॉर्म AS-26 होता है, वो मैं बाद में चर्चा करूँगा। उस AS-26 में कुछ और इनकम थी जो आपने दिखाई नहीं, तो जो सिस्टम है वो अपने आप AS-26 की फिगर को पकड़ लेगा और आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, अकॉर्डिंगली आपका टैक्स भी ज़्यादा पेएबल वो दिखाएगा। तो वो 143(1) में वो डिमांड आ जाएगी? हाँ, 143(1) में वो डिमांड आ जाएगी। इसके अलावा यहीं पर एक बात पूरी करने के लिए, ऐसा भी कई दफ़ा होता है कि जो आपने टैक्सेस दिए हुए हैं या जो आपका टैक्स एट सोर्स कटा हुआ है, अगर वो मिसमैच होता है फॉर वेरियस रीजंस, तो CPC जहाँ ये रिटर्न्स प्रोसेस होती हैं वो उसका क्रेडिट नहीं देंगी और उसकी वजह से भी आपके खिलाफ डिमांड निकल सकती है। CPC सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर से। तो राजेश्वर जी, अगर 143(1) में इंटीमेशन किसी को आ गया तो क्या उसके बाद फिर उसको स्क्रूटनी का नोटिस नहीं आ सकता? नहीं, स्क्रूटनी का नोटिस अलग जगह है और 143(1) का तो सिंपल इंटीमेशन है कि जो क्लर्कल एरर, अपरेंट क्लर्कल एरर जो नॉर्मली पहले ITO करते थे, अब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है, सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है। जैसे जैन साहब ने बताया कि आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है, आपका इतने TDS कटा है, इस सोर्स में कटा, तो लगभग आपकी ये इनकम शो होनी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर मैच करके देख लेता है। वैसे उस कुछ केसेस में वो सॉफ्टवेयर मैच करेगा, लेकिन जहाँ कैश अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको कहते हैं, जो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या प्रोफेशनल्स मेंटेन करते हैं, जिसको कहते हैं कैश अकाउंटिंग, उसमें वो कभी भी मैच नहीं करता। लेकिन उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें भी स्क्रूटनी हो, लेकिन अगर मैच नहीं करता तो रीजन पूछ सकता है और रीजन आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी होना एक अलग सी चीज़ है। स्क्रूटनी के लिए बाकायदे एक क्राइटेरिया हर साल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, एक नोटिफाई करती है। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे अब तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो आपको सेलेक्ट करता है ये केसेस स्क्रूटनी में। वो पब्लिक में भी आता है क्राइटेरिया? पब्लिक में भी आ जाता है? पब्लिक डोमेन पे यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट। और आप आज की डेट में तो बाकायदे जब स्क्रूटनी केस सेलेक्ट किया जाता है तो नाउ दे आर सपोज टू इंटीमेट दी SEC ऑल्सो कि हमने आपका केस किस बेसिस पे लिया, उसमें रीजन में बताना पड़ता है कि ये क्लॉज था पर्टिकुलर जिसमें आपका केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट हुआ। पर मान लीजिए जैन साहब की 143(1) की इंटीमेशन आ गई मुझको, ईमेल भी, टेक्स्ट भी, और उसमें ना तो डिमांड आई ना टैक्स पेबल आया, और मैं बड़ा निश्चिंत हो गया, उसके बाद भी मुझे स्क्रूटनी का केस आ सकता है? हाँ, अगर वो जो उनका एक सिस्टम है CAS, CASS, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम,
अगर कॉस्ट में जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, अगर वो पैरामीटर्स में उस व्यक्ति विशेष का केस पड़ जाता है तो उसके केस में स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। और उसमें ज़रूरी नहीं कि मेरा कोई टैक्स बनता था, वैसे भी स्क्रूटनी में केस आ सकता है कि जहां मेरे से कोई गलती नहीं हुई लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल बात ये हम समझें कि एक आदमी ने 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 10 लाख रुपए का उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है उससे ये पता नहीं लग पाता कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। लेकिन जो कास है, कंप्यूटर एडेड सिलेक्शन सिस्टम है, वो ये बात देखता है कि मिस्टर एक्स ने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है और वो कहीं रिफ्लेक्ट तो हो नहीं सकती, लिहाजा इस आदमी का केस स्क्रूटनी में ले लिया जाए। तो असेसिंग ऑफिसर जब आपको नोटिस देगा तो वो ये कहेगा कि आपने ये 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, इसका सोर्स बताएं, और अगर आप इसका सोर्स सेटिस्फैक्ट्री भेज दें, आने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट विल बी डीम्ड टू बी सफिशिएंट कंप्लायंस। तो कैश जो है कंप्यूटर सिस्टम, उसके अलावा असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो मैन्युअली भी स्क्रूटनी में कुछ सेलेक्ट कर ले? हाँ जी, मैनुअली सेलेक्ट करेगा, लेकिन जो कैश का सिस्टम है जो जैन साहब अभी बता रहे हो, बेसिकली इंटीमेशन वाला, जिस केस में इंक्वायरी जनरेट होती है। स्क्रूटनी होना अलग चीज़ है। स्क्रूटनी होने के लिए तो बाकायदे आपका एक पैरामीटर है, पैरामीटर में यू हैव टू गो बाय द स्क्रूटनी। इनकम टैक्स ऑफिसर स्क्रूटनी आपको किस केस में कॉल करता है? जहाँ पर आप पे सर्च हुई हो, किसी क्लाइंट के ऊपर कोई रेड हुई हो, आप हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि रेड हुई है, सर्च हुई, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर आपको कॉल करेगा। और एक होता है 147, 148 स्कैप असेसमेंट बोलते हैं, कि किसी गलती के कारण से उसकी नॉलेज में बाद में आया, जो आपको कोई सिस्टम ने आपको नहीं कर पाया, लेकिन बिकॉज ऑफ गोइंग थ्रू सम रिकॉर्ड्स और सम पेपर्स उसको लगता है कि आपका अपरेंट है, तो उसमें एक परमिशन ली जाती है। परमिशन नॉर्मली जॉइंट कमिश्नर, डिपेंडिंग अपॉन कि जॉइंट कमिश्नर के लेवल से परमिशन लेगा, और आईटीओ आपका वो असेसमेंट बैक डेट के भी खोल सकता है। जी, तो अगर मान लीजिए 143(1) में इंटीमेशन आई और कुछ डिमांड वहाँ पे आ गई, अब असेसी को क्या करना चाहिए फिर? उसमें भी दो बातें हैं। एक तो वो लोग हैं जिनकी इनकम 5 लाख से कम थी और जिन्होंने रिटर्न फिजिकल फॉर्म में फाइल करी थी डिपार्टमेंट में। अगर उनके केस में डिमांड आती है तो उनको आईटीओ को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि मैंने 940 रुपया टैक्स जमा कराया था जिसका आपने क्रेडिट नहीं दिया, उसका ये चालान है या उसका ये टीडीएस सर्टिफिकेट है। उसका रेक्टिफिकेशन तो इनकम टैक्स ऑफिसर करेगा। और क्योंकि उसने 5 लाख से कम थी, उसने हार्ड कॉपी की, तो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस भी अब हार्ड कॉपी में करनी है। जी हाँ, ठीक है जी। और अगर उसने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करी थी 5 लाख से ज़्यादा वालों के लिए, जो कि मैंडेटरी है, तो उसको सीपीसी को ही चिट्ठी लिखनी पड़ेगी 154 में, कहने के लिए कि मेरे ये जो हुआ है इंटीमेशन, इसमें फ़लानी गलती है और लिहाजा इसको रेक्टिफाई किया जाए। नॉर्मली 154 का जवाब सीपीसी से रीजनेबल टाइम में आ जाता है, अनलाइक इन ए फिजिकल फॉर्म। ओके, तो ये तो बात रही जो हमने रिटर्न दायर कर दी। अब मान लीजिए जिसकी 31 जुलाई 2014 तिथि थी लेकिन उसने दायर नहीं की या आगे तिथि थी, क्या वो अब 29 दिसंबर हो गई, अब भी रिटर्न डाल सकता है फाइनेंशियल ईयर 13-14 के लिए? 31 मार्च तक तो डाल ही सकता है। अब वैसे तो आज की डेट में तो जो सिस्टम है खुद ही जनरेट कर रहा है कि जिन लोगों ने पैन नंबर ले रखा और आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, खुद ही कॉल फॉर कर रहा है कि फाइल द रिटर्न और नॉट फाइल। 31 मार्च 2015 तक तो नॉर्मल कोर्स में ज्वाइन कर सकता है विदाउट अट्रैक्टिंग एनी पेनाल्टी। अब 31 मार्च 16 तक भी ज्वाइन। पर तो फिर जो 31 जुलाई एक डेट आती है, उस ड्यू डेट की सिग्निफिकेंस क्या है फिर? उसकी टेक्निकल सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है कि कुछ क्लेम जो है, जैसे आपका अगर बाय द बिजनेस करते हो तो अपने लॉस का क्लेम आपको करना है, तो अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी तो आपको लॉस के क्लेम नहीं मिलेंगे। जी, इसलिए ड्यू डेट पे भरना ही जैन साहब ठीक रहता है, भले आपके लिए विंडो पीरियड आगे तक के लिए खुली है। इन्होंने जो बात कही बड़ी सुंदर बात कह दी जी, कि अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया था, आपके नहीं किसी के भी और उस बिजनेस में लॉस हो गया था तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करके आगे सेट ऑफ नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी रिटर्न लेट है और बाद में आपको ये पता लगता है कि इसमें कुछ गलतियां रह गई मेरे से, तो आप लेट फाइल करने की वजह से रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड। बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड, वेयर एज अगर आपका रिटर्न टाइम पे होता तो यू कुड रिवाइज योर रिटर्न एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। पर अमूमन जब आप इंटरेक्ट करते हैं, इतने रिटर्न्स भी देखते हैं, गलती कहाँ करता है ऐसे रिटर्न भरते समय? मोस्टली गलती कहाँ करता है जो डूज एंड डोंट्स आप उसको नए साल के लिए कहेंगे रेजोल्यूशन बना ले? मोस्टली जो देखिए प्रोफेशनल तो नॉर्मली 99% गलतियां नहीं करता है। गलतियां वो कहाँ करता है, कुछ डाटा कलेक्ट करने में कभी गलती कर जाता है। कई बार अभी जैन साहब आपको कह रहे थे बाद में बताएंगे, 26 ईयर्स के साथ मिस मैच कर लेता, मैच नहीं करता, उसके साथ उसको कायदे से मैच कर लेना चाहिए, उसी टाइम उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि गलती
वेदर दिस इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर और नॉट, उसमें देख लेना। एसएससी कई बार ये कहता है जी मेरा तो टैक्स कट गया, एम्प्लॉयर ने 26 एस में नहीं किया, तो एम्प्लॉयर की भी तो गलती हो सकती है कभी कभी। बिल्कुल हो सकती है, एम्प्लॉयर की गलती के कारण भी आप फंस सकते हैं। हमारे क्लाइंट के केस में हुआ था, हमारे केस के क्लाइंट में ए एम्प्लॉयर का कटना था, बी एम्प्लॉयर का काटा और बी का काट करके ए एम्प्लॉयर के क्रेडिट में दिखला दिया। विभाग लेकिन नोटिस एसएससी को ही भेजेगा, विभाग नोटिस एसएससी को भेजा, बाकायदे उसका केस भी स्क्रूटनी में आया, ही हैज गॉन थ्रू ऑल द प्रॉब्लम एरिया, उसके बाद जाकर के फिर रेक्टिफाई किया, वो फिर रिटर्न रिवाइज करी, जो उसके प्रोसेस थे जो वो सारे प्रोसेस फॉलो किए, लेकिन बट जो कम्बरसम प्रोसेस है वो तो था ही। पर लिटिगेशन अमूमन इनकम टैक्स में होता कहाँ पर है जैन साहब? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ विभाग और एसएससी आम राय नहीं बना सकते और लिटिगेशन हो जाए, और किस लेवल पे जाता है फिर? डिपार्टमेंट में और टैक्स पेयर्स में लिटिगेशन ज़्यादातर लीगल इश्यूज़ पे ही रहता है, ज़्यादातर लीगल इश्यूज़ पे रहता है, और मोस्टली केसेस ट्राइब्यूनल के लेवल पे सेटल हो जाते हैं। ट्राइब्यूनल बोलें तो ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो फर्स्ट अथॉरिटी क्या है अपील की? असेसमेंट होने के बाद फर्स्ट अथॉरिटी तो है CIT अपील्स। ठीक है जी। और जब CIT अपील से फैसला हो जाए और आपको ये लगे कि SSC को कि मेरा केस ठीक नहीं हुआ, then he can go to the ITAT and then say even if he is still aggrieved, then he can go to the High Court. Okay. And but he will have to satisfy the court. It is a substantial question of law. पर मोस्टली केसेस क्या नौकरी पेशा से जिनकी इनकम है उनके पास आते हैं या फिर बिजनेस वालों के केसेस ज़्यादा हैं? नौकरी पेशा के नॉर्मली केसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनका TDS के टाइम भी बहुत सी चीज़ें प्रिकॉशन ले ली जाती है। फिर उसके बाद नॉर्मली उनमें जो लॉ के रिलेटेड या लॉ से कोई प्रॉब्लम एरिया, नॉर्मली लॉ रीड ठीक से प्रॉपरली करते हैं। नॉर्मली केसेस जो होंगे बिजनेस से रिलेटेड वालों के ज़्यादा होते हैं। सो राजेश्वर जी, इस समय जैसे वित्त वर्ष चल रहा है 14-15 और ये 31 मार्च 2015 को खत्म होगा। आपने कहा जिसने रिटर्न ड्यू डेट में नहीं डाली वो अब डाल सकता है, लेकिन कुछ टेक्निकल फायदे हैं जो नहीं उसको मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी सजग हुआ है, उसको याद आया कि 2 साल पहले 3 साल पहले भी उसको रिटर्न डालनी थी लेकिन उसने नहीं डाली, अब क्या वो कितने साल पीछे जाके डाल सकता है रिटर्न? जैसे फाइनेंशियल ईयर 13-14 की बात करें तो 2016 तक है, बेसिकली 2016 तक आप रिटर्न तो फाइल कर सकते हैं। उस वित्त वर्ष के खत्म होने के 2 साल तक, उस वित्त वर्ष के खत्म होने के 2 साल, उसके बाद टाइम बार्ड हो गई। फिर जैन उसके बाद टाइम बार्ड फिर टाइम हो बार्ड गई। फिर अगर मान लीजिए नहीं डाली आपने, 3 साल पुरानी डालनी चाहिए थी या टैक्स आपका रिफंड ही बनता था, तब रिफंड के लिए तो उन्होंने एक प्रावधान किया हुआ है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि बोनाफाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसके बेसिस पर एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी कमिश्नर को कि मेरा ये इस वजह से रिटर्न असेसमेंट बनता था, रिफंड बनता था कि मेरा टैक्स एट सोर्स कट गया, मुझे पता नहीं था, मैं नॉन रेजिडेंट था या मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव था किसी एक्स का, तो जिसकी वजह से मुझे ये रिटर्न फाइल करना रह गया और मुझे ये रिफंड दे दिया जाए। उसकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें कंप्लायंस हो तो बिलेटेड तो जो टाइम बार्ड है उसके पीछे भी जा सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जहाँ तक तो रिफंड का सवाल है, तो गवर्नमेंट वो पैसा अलग मॉनिटर करती है जो रिफंड है कि चाहे एसएससी 3 साल बाद या 4 साल बाद जागे तो भी उसका पैसा है? नहीं, ऐसा इतना बड़ा देश और इतना बड़ा टैक्स गवर्नमेंट के पास है, ऐसा कोई अलग से ईयर मार्क अकाउंट नहीं है। वो तो इनकम टैक्स रिफंड होना है तो उसी बाल्टी में से उठा के दे देते हैं। तो प्रैक्टिकल भी नहीं है ना, प्रैक्टिकल भी टेक्निकली पॉसिबल है, उसको क्या पता है कि आपका गवर्नमेंट की तरफ से हो तो लायबिलिटी गई क्योंकि उसने देना है एसएससी को पैसा। इंटरेस्ट के साथ अगर रिफंड देना है तो इंटरेस्ट के साथ देना है। अगर आपका टेक्निकल रिफंड बनता है तो इंटरेस्ट के साथ ही रिफंड आएगा। एक और राजेश्वर जी आपसे जानना चाहेंगे, AIR का जिक्र होता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो कुछ गवर्नमेंट ने करा है, गवर्नमेंट ने अपने डाटा कलेक्शन के लिए किया हुआ है। जैसे अभी जैन साहब भी बोले थे कि म्यूचुअल फंड है, उसका एक डाटा कलेक्शन होता है। ऐसी बैंक में होता है कि इससे ऊपर कैश डिपॉजिट होता है, उसका डाटा कलेक्शंस होते हैं। ऐसे आपका लैंड का होता है कि 30 लाख रुपए से ऊपर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी लैंड ओन परचेज की तो रजिस्ट्रार के यहाँ से वो डाटा कलेक्ट होता है। ऐसे कई रिसोर्सेज है जहाँ से गवर्नमेंट ने उनको बाइंड किया हुआ है, जो बैंक को बाइंड किया हुआ है, म्यूचुअल फंड वालों को बाइंड किया हुआ है, रजिस्ट्रार को बाइंड किया, ऐसी कई एजेंसियाँ उनके पास अभी भी और भी ओपन है कि यू कैन बाइंड अपॉन टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन कि किस किस आदमी ने इस पर्टिकुलर मॉनेटरी लिमिट से ऊपर आपके यहाँ ट्रांजेक्शन करी है, तो वो ट्रांजेक्शन उनके यहाँ पर कैच हो जाती हैं। उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे एक इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर एडेड सिस्टम से इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। एक नोटिस उस AIR के आधार पे भी आ सकता है, आता है, उसमें भी घबराने की बात नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने परचेज की हाई वैल्यू आइटम, इसलिए आपसे कुछ कागज मांगे जा रहे हैं। हाँ, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है आपका पैन नंबर क्या है। उसमें भी एक थोड़ी हम कहते हैं कि 7-8 प्रिकॉशन आपको हमेशा रखनी चाहिए कि जब आप कोई बड़ी परचेज करें, जैसे आप गोल्ड ऑर्नामेंट या जो ज्वेलरी बड़ी परचेज करें, तो आप पैन नंबर दे दें।
अच्छा जिससे कि आपका कोरिलेट हो जाए, एक जगह पर अकाउंट फॉर हो जाए। अदरवाइज तो क्या, अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं दी हैं तो अननेसेसरली आपके पास एक नोटिस आती है। अगर आपने पूरे एड्रेस से सब कुछ दिए, वैसे तो उनके ऊपर भी लाइबिलिटी है, जो आपके बिल काटते हैं उनके ऊपर भी पूरी लाइबिलिटी, आप पैन नंबर ले, ये ले, सारी डिटेल ले, लेकिन इन केस कोई चीज़ नहीं ले पाते तो लेनी चाहिए। और दूसरा, जैसी इंटीमेशन आती है तो कार्य आपको रिस्पॉन्स बैक करना चाहिए। क्या होता है, कई लोग रिस्पॉन्ड बैक नहीं करते कि हमने तो सब कुछ लीगल चैनल से दिया, आई डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड बैक। उन केसेस को भी अननेसेसरली आप पर फिर लीगल पर रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या हमें एक प्रोफेशनल की सहायता लेनी चाहिए, चाहे वो लॉयर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या एसएससी खुद भी रिस्पॉन्ड कर सकता है? एसएससी खुद भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, और जो एसएससी खुद रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी सुनवाई बेटर होती है। अच्छा जी, हाँ, यहाँ एक लॉयर कह रहे हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल। बल्कि समटाइम्स यहाँ तक भी हो गया कि लोग आए कि देखो जी मेरा तो ये भी था, ये भी था, ये था। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपका जवाब बना देते हैं, आप चले जाओ, आपकी तुरंत सुनवाई हो जाएगी। इनपुट्स भले प्रोफेशनल से ले लो, कोशिश करो एसएससी खुद चला जाए। हाँ। पर काफी चक्कर लगते हैं, सुना है कि एक बार नोटिस आ जाए तो चक्कर पे चक्कर। यस एंड नो, यस एंड नो, Yes and no. यस एंड नो, यस एंड नो। तो आप क्या बताना चाहेंगे, नया साल आ रहा है, अपने फाइनेंस को जैसे बेहतर मैनेज कर सकें और इनकम टैक्स भी समय पे पे करें, तो किन बातों का ध्यान रखें राजेश्वर जी? देखिए, आप 2-3 चीज़ों का बेसिक ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई भी चीज़ें परचेज की है, कहीं भी टीडीएस कटा है, कुछ भी है आपका, तो आप उसको नॉर्मली रिकनसाइल कर लीजिए। आपने कोई हाई वैल्यू की परचेजेज की हो तो नॉर्मली उसको, उसके बिल, उसके चीज़ें रखिए। नंबर 3, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी ओवरऑल बनती है, एडवांस टैक्स बनता है, तो आप उसको ड्यू डेट पर फाइल करिए। तो अब एडवांस टैक्स की नेक्स्ट ड्यू डेट कौन सी आने वाली है? 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च। और इसमें इंडिविजुअल को भी देना है एडवांस टैक्स? कई बार सोचते हैं लोग सिर्फ कॉर्पोरेट्स को देना है। नहीं, जिसका भी बनती है सबको, जिसका एडवांस टैक्स बनता है सबको एडवांस टैक्स देना है। एडवांस टैक्स की लिमिट होनी चाहिए, आप लिमिट क्रॉस करना चाहिए तो आपको सबको एडवांस टैक्स बनता है। इंडिविजुअल को बस ये कर दिया गया कि आपको जो फर्स्ट क्वार्टर का होता है, जो मतलब 15th ऑफ जून का होता है, वो माफ उसमें आप माफ हैं कि आप उसका न करें। दूसरा, जो कैपिटल गेन होता है उसमें यह है कि जिस दिन आपका कैपिटल गेन होगा उसके नेक्स्ट वाले क्वार्टर में आपको देना है। ये 2 चीज़ें बेसिकली है, और हो सकता है छोटी मोटी कोई और भी चीज़ हो, ये 2 चीज़ें हैं। और आपको नॉर्मल कंप्लायंस सारी नोटिस की करनी चाहिए। और जैसा जैन साहब ने बोला कि ऐसी चीज़ों कोई नहीं पूछते, अगर आप जेन्युइन चीज़ें हैं तो आपको जेन्युइन रिप्लाई आती है। आपको बड़ा सिंपल सा लेटर आता है, उसमें लिखा भी होता है, आजकल तो उसके साथ एक पेपर भी लगा के दे रहे हैं, यू नीड नॉट टू कम, यू जस्ट सेंड इट बाई पोस्ट। और इफ यू सेंड इट बाई पोस्ट, नॉर्मली कंप्लायंस 99% हो जाती है। हाँ, कुछ केसेज में जब हम कहते हैं वो टेक्निकल केसेज है जहाँ पर उनकी कुछ कंप्लायंस में हो दिक्कत होती है। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई नोटिस है आप उसको रिस्पॉन्ड बैक इमीडिएटली कीजिए, अपनी रिटर्न ड्यू डेट पे भरिए। प्रोफेशनल की कोई जरूरत नहीं आज की डेट में बहुत ज़्यादा सहायता लेने के लिए, गवर्नमेंट की। संचित में जैन साहब चलते क्या आप कहना चाहेंगे? और खासतौर पे वेल्थ टैक्स की बात होती है, वो भी इनकम टैक्स से ही जुड़ा है, जैसे गोल्ड सिल्वर की बात की। हाँ, वेल्थ टैक्स भी इनकम टैक्स से एकदम रिलेटेड है, और वही डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स देखता है वही वेल्थ टैक्स भी देखता है। वेल्थ टैक्स की हमारे यहाँ बहुत छूट है। अभी 30 लाख रुपए की छूट तो बेसिक है, इसके अलावा एक मकान माफ़ है, शेयर्स माफ़ हैं, रेंटेड प्रॉपर्टी माफ़ है। ऑल प्रोडक्टिव असेट्स दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स। इट इज़ ओनली नॉन प्रोडक्टिव असेट्स विच आर इंक्लूडेड इन दी वेल्थ टैक्स। जी, so let's hope that this new year the relationship between income tax department and the taxpayer only strengthens, और वो तब होगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ में कर्तव्यों का भी ध्यान रखेंगे, समय पे कर पे करेंगे, पे टैक्स करो रिलैक्स। और ये बताने के लिए आपका केशव जी और राजेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आपको भी नया साल मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आप सबको नया साल। थैंक यू। तो चलिए, इनकम टैक्स की बात करने के बाद अब जिक्र करना चाहेंगे राजेश खन्ना साहब का। आज उनका जन्मदिवस है, सो वी सर्टनली विश हैप्पी बर्थडे टू लेट राजेश खन्ना, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। लेकिन वो अपने पिक्चरों के माध्यम से सदा ही हमारे दिल में जीवित रहेंगे। उनकी एक फिल्म का ये गाना, जहाँ पर उनके साथ आपको पर्दे में नजर आएंगी नंदा जी।